दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर केस बहुत नृशंस रूप लेकर देश व समाज के सामने आया। इस कांड की उग्रता और बर्बरता ने देश के लोगों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि इस केस के दोषियों को या कहिए उन आतताइयों को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी फांसी होनी चाहिए। बहुत से लोगों का तो कहना है कि ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर फांसी दिया जाना चाहिए। अभी तक इस केस में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, किन किन के खिलाफ सीबीआई को सबूत मिल चुके हैं, यह शायद अब तक आप जान ही चुके होंगे। लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा संदीप घोष को लेकर है। लोग उसे ही संपूर्ण कांड का जिम्मेदार, कर्ता धर्ता व प्रमुख दोषी मानते हैं और उसे फांसी दिए जाने की मांग सरकार व सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस मामले में सिर्फ संजय राय को ही फांसी की सजा हो सकती है। संदीप घोष के विषय में अभी तक अनिश्चितता बनी हुई थी। साथ ही यह भी कहा था कि संदीप घोष ने इस कांड को इतने पूर्व नियोजित ढंग से अंजाम दिया और सारे सबूत मिटा दिए, जिससे सीबीआई महीने भर खाक छानती रही, पर उसे ऐसे सबूत नहीं मिल सके जिसके बलबूते पर संदीप घोष और उसके सहयोगियों को फांसी की सजा दी जा सके। परंतु दोस्तों, अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। अब आपके दिलों में जलने वाली ज्वाला में ठंडे जल की बौछार होने का समय आ चुका है। आप कहते होंगे, क्यों, ऐसी कौन सी बात हो गई? तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि संदीप घोष व उसके सहयोगियों को फांसी की सजा होने के संकेत मिल चुके हैं। लाल बत्ती जल चुकी है, अलार्म बज चुका है। हाँ दोस्तों, खबर एकदम सही है। इस संबंध में हम आगे बताएंगे। अगर आप इस केस के ऐसे कारणों के विषय में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, अभी तक आप सभी में एक असंतोष की भावना पनप गई थी कि घनघोर अंधेरा छा गया है, कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। शायद सीबीआई पर भी आप सभी का शक गहरा चला था, यह कि सीबीआई कुछ कर ही नहीं पा रही है। कुछ लोगों का तो कहना था कि शायद सीबीआई भी आरोपियों के साथ मिल गई है। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहा जाता है कि सीबीआई यदि चाह ले तो वह बाल की खाल निकलवाकर सबूत खोज लेती है, और सच मानिए वही हुआ है। इस क्राइम केस पर आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप चैनल को भले ही सब्सक्राइब ना कीजिए, लेकिन अगर आप सही में सच का साथ देना चाहते हैं तो यहाँ पर एकता दिखाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। सीबीआई बस मछली का शिकार करने वाले बगुले का रूप ले चुकी थी, बस मूक बनी हुई थी। वह कहती तो यही थी कि सबूत मिटा दिए जाने के कारण वह कुछ नहीं कर पा रही है, उसे सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, आदि आदि। परंतु दोस्तों, यह मान लीजिए कि सीबीआई इतने दिनों तक घास नहीं छोड़ रही थी। सीबीआई ने इस केस के संबंध में अभी तक जितने भी अनुसंधान किए, जितने लोगों के बयान लिए, जितने लोगों से पूछताछ की, जितने लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट लिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट लिए, नार्को टेस्ट लिए या नार्को टेस्ट की योजना बनाई, और जब उसने प्राप्त तथ्यों को सीक्वेंस के हिसाब से जोड़ा तो घटना की सारी सच्चाई सामने आ गई। और अब सीबीआई अपने निष्कर्षों तक पहुंच चुकी है। सीबीआई के निष्कर्ष इस तरह हैं। सीबीआई जान चुकी है कि लेडी डॉक्टर यानी डॉक्टर बिटिया, जो कि 36 घंटे से लगातार ड्यूटी कर रही थी, अतः वह बेहद थक हार चुकी थी और खाना खाकर सेमिनार हॉल में सो रही थी। दरिंदों के द्वारा मृतका के साथ सबसे पहले सामूहिक यौन दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। जैसे ही डॉक्टर बिटिया को दरिंदों के इरादों का पता चला, वैसे ही वह जाग पड़ी और उसने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया, चीखना चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, भागना प्रारंभ कर दिया। और चूंकि सेमिनार हॉल के दरवाजे पर कुंडी नहीं थी, अतः दरिंदे दरवाजे बंद नहीं कर पाए थे और लेडी डॉक्टर वहां से भाग जाना चाह रही थी। वहां जहां रोगियों के वार्ड होते हैं, जहां बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु पहले से सेमिनार हॉल के बाहर तैनात
कुछ अन्य दरिंदों ने उसे पकड़ लिया और सेमिनार हॉल के बगल में स्थित चेस्ट मेडिसिन विभाग वाले कमरे में धकेल दिया, ले गए। क्योंकि वह इधर से उधर भागती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी। अतः दरिंदे परेशान होकर कई लोग मिलकर उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिए। गुस्से में आकर उसकी आंखों पर वार कर दिया ताकि वह देख भी ना सके। उसकी टांगों को जैसे चीर देने का प्रयास किया और टांग को घुमा फिराकर कमर के जॉइंट से जैसे तोड़ दिया। अब तक वह बेहोश व पूर्णतः असमर्थ हो चुकी थी, परंतु अभी उसकी सांसें चल रही थी। सभी लोग शराब पिए हुए थे, अतः गुस्से व प्रतिरोध से वे सभी भरे हुए थे। फिर उसे खींचकर बाथरूम में ले जाया गया, जहां एक के बाद एक दरिंदे ने उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। जब उनका जी भर गया तब उसे खत्म करने का अध्याय प्रारंभ हुआ। उसकी टांगों को घुमा घुमा कर ऐंठा गया, जिससे उसके कमर से जंघे को ज्वाइंट करने वाली कमर की हड्डी टूट गई। उसके आंखों में मारा गया, उसके नाक पर मारा गया। इस कार्य में कई कई लोग जोर लगा लगा कर उसे जैसे टांगों को पकड़कर चीर देना चाहते थे, परंतु उसे चीरा तो नहीं जा सकता, पर बायां टांग कमर से जैसे अलग सा हो गया। अब उसकी आंखों व प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगा, नाक और मुंह से खून बहने लगा, जिससे कई लोगों के कपड़ों में भी खून लग गया, फर्श पर भी खून फैल गया। अब बारी आती है उसकी जीवन लीला समाप्त करने की। इसके लिए दरिंदों ने पुनः दोबारा से उसके गले को दबाने का, घोटने का कार्य प्रारंभ किया और तब तक गला घोटे रहे, तब तक दबाए रहे, जब तक कि उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। पिटिया ने तड़पते हुए प्राण त्याग दिए। अब बारी आती है पूर्व योजना के अनुसार सबूत को नष्ट करने की और केस को आत्महत्या का रूप देने की। इस मकसद को लेकर सबूत मिटाना आवश्यक था। अतः मृतका के शरीर पर लगे हुए खून को साफ किया गया। क्योंकि उसके कपड़ों पर भी खून लग चुका था, अतः उसे हटाना आवश्यक था। अतः मृतका के खून लगे हुए भागों को पानी से धोकर उसी के साफ कपड़े से पोंछ दिया गया और उन कपड़ों को गोल कर दिया गया। अब क्योंकि बाथरूम में खून बहा हुआ था, खून से बाथरूम सनसा गया था, अतः बाथरूम में लोगों ने खून लगे अपने कपड़े आदि को साफ किया और बाथरूम को भी अपने हिसाब से साफ कर दिया। अपने खून लगे हुए कपड़ों को भी गायब करवा दिया गया, अपने शरीर को भी साफ किया। अब मृतका को मेन स्पॉट से हटाकर ऐसी जगह रखना आवश्यक था जहां हत्या के वारदात के कोई अवशेष या सबूत ना रहे। उस जगह पर लाश को रख दिया जाए और बाद में उस वारदात को इस तरह से फैला दिया जाए कि मृतका ने स्वयं ही आत्महत्या का रास्ता चुन लिया था। अतः लाश को उठाकर बगल में स्थित सेमिनार हॉल में लिटा दिया गया। अब चूंकि वहां उसकी हत्या तो की नहीं गई, अतः स्पॉट पर यानी क्राइम सीन पर ऐसी कोई सबूत नहीं थी कि वहां पर मृतका को मारा गया है और इस केस को बड़े आराम से आत्महत्या का रूप दिया जा सकता है। ऐसा संदीप घोष का मानना था। संदीप घोष ने निडर होकर इस कांड को छिपाकर आत्महत्या का रूप देने के लिए कितना प्रयास किया, यह आप सभी पूर्व में ही जान चुके हैं। बात तो इस जगह से बिगड़ गई कि पहले तो डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया, फिर उसमें जनता आकर शामिल होने लगी और माहौल इतना ज्यादा बिगड़ा कि देश में जैसे खलबली मच गई। मामले को संभाल पाना सरकार के लिए कठिन सा दिखाई पड़ने लगा। अतः सुप्रीम कोर्ट को जब मीडिया के द्वारा इस उग्रता की सूचना मिली तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसने स्वतः संज्ञान लिया और केस से एक हफ्ते बाद जांच का कार्य सीबीआई को सौंपना पड़ा। इस तरह से सीबीआई ने सीक्वेंस तैयार किया है। अब सवाल था उस बाथरूम से पूर्णतः सबूत मिटाने का। बाथरूम के दीवारों पर भी कुछ खून के छींटे पड़ गए थे, जो धोने पर भी पूर्णतः साफ नहीं हो पा रहे थे। बाथरूम की दीवारों पर व फर्श पर कुछ न कुछ खून के अंश व टिश्यू मिल ही जाते। फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर भी संदीप घोष की इस पिशाच लीला में शामिल कर लिए गए थे। अतः उनका कहना था कि बारीकी से जांच होने पर बाथरूम में खून के अवशेष मिल ही जाएंगे, जो हम लोगों को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए पर्याप्त हो जाएंगे। अतः इसे तुड़वाकर, इसके फर्श को खुदवाकर
इसके मलबे को कहीं बाहर गुप्त जगह पर ले जाकर फेंकवा देना ठीक रहेगा, अन्यथा सबूत नहीं मिट पाएगा। और इसीलिए बाथरूम को तुड़वाकर उसके मलबे को कहीं दूर जगह पर फेंकवा दिया गया। बाथरूम व उसकी दीवारों को तुड़वाने का कारण यही था। फिर भी सीबीआई को उस चेस्ट मेडिसिन विभाग के कमरे की दीवारों पर व अन्य जगह पर 10 अलग अलग लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं। वहीं पर मृतका के भी फुटप्रिंट पाए गए हैं। संदीप घोष के द्वारा सबूत मिटाने से लेकर आत्महत्या का रूप देने तक के सारे कारनामों को देखते हुए सीबीआई के जहन में यह बात तो जम ही गई कि संदीप घोष ही इस कांड का मुख्य किरदार है। बस इसके पापों को सिद्ध करने के लिए सबूत अवश्य चाहिए। तो यह था सीबीआई का सीक्वेंस। आप यह जानते ही हैं कि संजय राय ने पोलोग्राफी टेस्ट में यह बताया था कि उसे फंसाने के उद्देश्य से सेमिनार हॉल में जाने के लिए कहा गया, परंतु मैं जब वहां गया तो लेडी डॉक्टर मरी हुई पड़ी थी। संजय राय के इस बयान को सीबीआई ने सत्य माना है, परंतु संजय राय भी कामुकता की दुनिया में कम दरिंदा नहीं था। वह शराब के नशे में भी धुत था, अतः उसने अपनी काम पिपासा बुझाने के लिए मृत लड़की को ही नोचना प्रारंभ कर दिया। उसके साथ दुष्कर्म भी किया। जब उसका जी भर गया तो कोई 30 मिनट बाद सेमिनार हॉल से वापस चला गया। और यही कारण था कि संजय राय के टिश्यू व अन्य अवशेष लड़की के मृत शरीर व प्राइवेट पार्ट में पाए गए हैं, जिससे सीबीआई को संजय राय के खिलाफ सारे पुख्ता सबूत पुलिस के माध्यम से प्राप्त हो गए हैं। और सीबीआई ने संजय राय के खिलाफ ऐसे चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हैं जिससे संजय राय को फांसी से कम की सजा तो हो ही नहीं सकती। इन पुख्ता सबूतों की चर्चा हम इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, वहां आप विस्तार से देख सकते हैं। अब सीबीआई को यदि सबूत नहीं मिले थे तो संदीप घोष व उसके सहायकों के सबूत नहीं मिल पाए थे, परंतु सीबीआई को अब संदीप घोष व उसके सहायकों के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं और सीबीआई ने इनके भी चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि पहले संदीप घोष को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था, परंतु वहां से जमानत मिलने के बाद अब पुनः इस हत्या के केस में सीबीआई ने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि सीबीआई को कई स्रोतों से इन सभी के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। अब इन दिनों मामले में कुछ ऐसा नया मोड़ आ गया है, ऐसी संभावना बन रही है कि संदीप घोष समेत कई इस केस में शामिल उसके सहयोगियों को इस केस में फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। अब आपके मन में कई प्रश्न तैयार हो चुके होंगे, जैसे पहला, सीबीआई की जांच में और कौन कौन से नए खुलासे हुए हैं। दूसरा, सीबीआई को और कौन कौन से महत्वपूर्ण एविडेंस प्राप्त हो गए हैं। तीसरा, वर्तमान में सीबीआई के पास ऐसे कौन कौन से सबूत हैं जिनके बलबूते पर संदीप घोष समेत अन्य अभियुक्तों को फांसी होने की संभावना बन रही है। चौथा, इस केस में संदीप घोष के फोन से डिलीट किए गए मैसेज व वीडियोज को रिकवर किया गया है, जिससे किस तरह से सीबीआई के हाथ मजबूत हुए हैं। पांचवा, संदीप घोष को फांसी की सजा दिए जाने की बात किसने कही जिस पर भरोसा किया जा सकता है। हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखते अवश्य रहें। सीबीआई के द्वारा की जा रही लगातार जांच में कुछ नए और महत्वपूर्ण खुलासे देखने को मिले हैं। अभी अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जिस जगह पर डॉक्टर लड़की का शरीर छत बिछत व मृत अवस्था में पाया गया था वह जगह था सेमिनार हॉल, परंतु वहां क्राइम को अंजाम नहीं दिया गया था और दरअसल वह जगह क्राइम का था ही नहीं। इसीलिए वहां पर क्राइम के कोई सबूत नहीं मिल सके हैं। ना तो वहां मृतका के खून आदि मिले हैं, ना ही हत्या के समय अन्य संकेत या सबूत कि वहां ही उसे मारा गया या उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। वास्तविक रूप से कहां क्या हुआ यह आप सीबीआई के सीक्वेंस में समझ पा रहे होंगे, परंतु इस पर आज भी स्याह पर्दा पड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से संदीप घोष व बंगाल पुलिस ने इस घटना को
खुदकशी का रूप देने का प्रयास किया और वास्तविक घटना के सबूतों को मिटाने का प्रयास किया गया। सबूत मिटाने के इसी क्रम में आपने सुना होगा कि संदीप घोष ने जिन दुखद पलों में, जबकि डॉक्टर लड़की की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी हुई थी, ठीक उसी समय संदीप घोष ने आनन फानन में त्वरित रूप से कॉलेज के लेटर पैड में 10 अगस्त की दिनांक पर एक आदेश लिखकर पीडब्ल्यूडी वर्कर को बुला लेता है और बगल के एक कमरे एवं उसके बाथरूम में मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवा देता है। उस कमरे में दीवार का बहुत सारा भाग और उसके फर्श को तुड़वा देता है। इसका वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो दीवार टूटा सा दिख रहा है वह सेमिनार हॉल के बगल में स्थित चेस्ट मेडिसिन विभाग का एक कमरा है। इस कमरे के बाथरूम को तोड़ा गया था, यह कहकर कि कॉलेज में स्थान की कमी पड़ रही है, अतः कमरे का विस्तार करना है। यह बात कितनी अजीब सी लग रही है। क्यों लग रही है अजीब? इसलिए कि जब किसी भवन को बनवाया जाता है तब ही किसी भवन का नक्शा समुचित रूप से कुशल इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है। भवन में सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। आपको भी यह अजीब और अस्वाभाविक लग सकता है कि कमरे का आकार बढ़ाने के नाम पर बाथरूम को तोड़ा जाए। भला लोग कमरे के बाथरूम और बनवाते हैं कि बने हुए बाथरूम को तुड़वाते हैं, और तभी बाथरूम तुड़वाया जाए जिस समय पर घर में लाश पड़ी हुई हो। कॉलेज में लाश पड़ी हुई थी, वह क्या कॉलेज के प्रिंसिपल का घर जैसे नहीं है? भला यह कुछ गलत नहीं लगता है आपको? सीबीआई यह सब कुछ समझ चुकी है कि संदीप घोष कौन सी खिचड़ी पका रहा था बाथरूम को तुड़वाकर। जिस दिन ट्रेनी डॉक्टर की मौत हुई थी उस दिन एक जूनियर डॉक्टर ने चेस्ट मेडिसिन विभाग के बाथरूम का इस्तेमाल किया था और उसने नहाया धोया था। जब उस वक्त ड्यूटी पर तैनात नर्स ने उस जूनियर डॉक्टर से रात में नहाने धोने जैसे इस अस्वाभाविक कार्य का कारण पूछा था तो उसने उस नर्स को बताया था कि उसके शरीर पर खून के धब्बे लग गए हैं, इसलिए उसने बाथरूम का इस्तेमाल किया। यह संदीप घोष की योजना में शामिल एक डॉक्टर था। सीबीआई का कहना है कि पूछताछ में उस नर्स ने यह सारी जानकारी सीबीआई को दी है। बाद में उसी बाथरूम को तोड़ दिया गया। अब आप खुद सोचिए कि रात में जूनियर डॉक्टर ने उस बाथरूम में नहाया धोया, मतलब अपने शरीर में लगे हुए खून के धब्बे आदि को साफ किया, परंतु उस बाथरूम को ही संदीप घोष ने सुबह होते होते तुड़वा डाला। सीधा सा अर्थ है कि संदीप घोष ने सबूत मिटाने का काम किया था। कौन सा सबूत? सबूत यह है कि उस जूनियर डॉक्टर के कपड़ों में लगे हुए खून के धब्बे किसी के नहीं बल्कि ट्रेनी डॉक्टर लड़के के थे, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके बाद में बेरहमी से मारा गया था। अब एक सवाल और कि संदीप घोष को क्या पता कि उस बाथरूम में मृतका के खून को धोया गया है, और जब यदि संदीप घोष इस वारदात में शामिल नहीं था तो जूनियर डॉक्टर को बचाने के लिए बाथरूम को तोड़कर सबूत मिटाने की उसकी क्या गरज थी? उसे तो चाहिए कि उस जूनियर डॉक्टर को जो इस वारदात में शामिल था उसे सख्त से सख्त सजा दिलाना चाहिए था, परंतु उल्टा उसने त्वरित रूप से बाथरूम को ही तुड़वाकर सारा सबूत मिटा दिया। यहां पर सीबीआई मानती है कि चूंकि इस केस को पूरे प्री प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया और इस केस को खुदकशी साबित करने के लिए संदीप घोष के द्वारा भरसक प्रयास किए गए। और आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब उस डॉक्टर बिटिया के साथ बर्बरतापूर्ण सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसके आंखों से खून बहा, उसकी नाक से खून बहा, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहा, तो निश्चित है कि यह बहने वाला खून कुछ तो जमीन में अवश्य ही गिरेगा, फैलेगा, कुछ मृतका के कपड़ों पर बहेगा और कुछ मारने वालों के कपड़ों व हाथ पैर में लगेगा। जिस तरह से डॉक्टर बिटिया के साथ बर्बरता की गई थी उसे देखते समझते हुए यह तो लगता है कि खून काफी बहा होगा, परंतु यह देखने सुनने में नहीं आया कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के शरीर से बहा हुआ खून मिला हो। बस सिर्फ उसके शरीर में कहां कहां चोट के निशान थे, इसी का उल्लेख मिलता है। इसलिए सीबीआई ने भी कई बार कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है
कि डॉक्टर बिटिया के शरीर से बहने वाला इतना सारा खून कहाँ चला गया। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि जो बाथरूम तोड़ा गया वहीं पहले मृतका की लाश को पानी से धो दिया गया, या झड़प में मृतका भागकर बाथरूम तक पहुंच गई हो, और संभव है कि बाथरूम में ही सारा कांड किया गया हो, फिर लाश को साफ करके वहां से उठाकर सेमिनार हॉल में लिटा दिया गया हो, जिससे उसे खुदकशी का रूप दिया जा सके, ऐसा सीबीआई मानती है। जब संदीप घोष इस केस को खुदकशी बना देने की प्री प्लानिंग कर ही चुका था, तो भला डॉक्टर बिटिया के लाश पर खून क्यों लगा रहने देगा, और इसीलिए संभावना बनती है कि बाथरूम में लाश को धोया गया। अपराधियों ने भी अपने आप को उस बाथरूम में धोया और साक्ष्य को पूर्णतः मिटाने के प्रयास में बाथरूम को ही तोड़वा दिया गया। स्पष्ट हो रहा है कि संदीप घोष अन्य लोगों के साथ खुद भी डॉक्टर लड़की के कांड को अंजाम देने में शामिल था, और कांड के बाद उसी बाथरूम में सभी ने अपने कपड़ों व शरीर पर लगे हुए खून को साफ किया। बाद में बाथरूम को भी धोया, परंतु साथ ही संदीप घोष यह जानता था कि उस बाथरूम में खून के कुछ न कुछ अंश छूट ही जाएंगे, चाहे उसकी कितनी ही सफाई क्यों न की जाए। इसलिए सबूत को अच्छे ढंग से मिटाने के लिए सुबह होते ही संदीप घोष ने बाथरूम को तुड़वा दिया, जैसा कि उसने अन्य जगह के सबूतों को नष्ट किया व करवाया। सीबीआई यह मानती है कि इस कांड का पूरा मास्टरमाइंड संदीप घोष ही है। यह पूरा का पूरा सच मालूम होता है। इतना ही नहीं, जब मृतका के कांड की खबर पूरे कॉलेज में फैल गई थी, इसके बाद भी संदीप घोष बड़े धैर्य व इत्मीनान के साथ फोरेंसिक विभाग में अध्ययन करने वाले 3-4 डॉक्टरों को बुलाकर उनके साथ बाकायदा मीटिंग करता है। वे लाश का निरीक्षण करते हैं। तब तक पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। इसके बाद वे ट्रेनी डॉक्टर घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं, इस लक्ष्य से कि वहां फोरेंसिक दृष्टि से ऐसी कोई चीजें तो नहीं हैं जो सबूत का काम करती हों। फिर ऐसी चीजों को हटा लिया जाता है। इसके बाद संदीप घोष के द्वारा डॉक्टर लड़की के माता पिता को लड़की के खुदकशी कर लेने की बात कहकर सूचना दिलवाया जाता है। बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी प्री प्लानिंग के अनुसार काम करती है। वह भी खुदकशी का मामला बताने लगती है। पुलिस भी केस की सच्चाई को छिपाने में संदीप घोष की मंशा के अनुसार काम करने लगती है, उसकी मदद करती है। पुलिस देर से आती है और वह भी क्राइम सीन की सबूत को सुरक्षित नहीं रखती। जब मृतका के माता पिता आ जाते हैं तब भी उन्हें कई घंटों तक उनकी बेटी की लाश को देखने नहीं दिया जाता। पुलिस अपनी योजना के अनुसार उसी हॉस्पिटल के अपने मन मुताबिक डॉक्टर से पोस्टमार्टम करवाती है और मन माफिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखवाती है। रात में सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बलों के बीच लड़की के लाश को जलवा दिया जाता है और इस स्मशान में पहले से आए हुए 2 लाशों का अंतिम संस्कार रोककर इस लड़की के लाश को जलवाया जाता है। पुलिस लड़की के माँ बाप से कई कोरे कागजों में दस्तखत करवा लेती है। पुलिस माँ बाप को मोटे रकम देकर मामले को छोड़ देने की बात करती है, यद्यपि वे इसे स्वीकार नहीं करते। लाश के जलते ही पुलिस चैन की सांस लेती है, यानी एक तरह से मामले को संभाल लेती है। इसके बाद वह मन मुताबिक एफआईआर लिखती है। यहाँ पर पुलिस ने एफआईआर को पहले से लिखने को क्यों रोका था? इसलिए कि अगर वह केस आत्महत्या का रूप देने में सफल हो जाती है तो एफआईआर भी उसी तरह से लिखेगी। इस केस को आत्महत्या साबित करने के लिए संदीप घोष के द्वारा भरसक प्रयास किए गए। इस संबंध में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया भी था कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है। क्राइम सीन को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। सेमिनार हॉल जहां मृतका का शव मिला था उसके पास के बाथरूम को तोड़ दिया गया है। मृतका के माता पिता का आरोप है कि इस मामले में कुछ जूनियर डॉक्टर्स व प्रिंसिपल संदीप घोष ने कांड को अंजाम दिया है और सबूत देने वाले तथ्यों को छुपाया है, नष्ट कर दिया है। सबूतों के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, तो क्या इस मामले में संदीप घोष की योजना में कुछ जूनियर डॉक्टर भी मिले हुए थे? जरूर मिले रहे होंगे। सवाल गंभीर है। सीबीआई को सभी सबूत मिल चुके हैं। सीबीआई को एक संकेत इस बात से भी मिल रहे हैं कि जब सीबीआई ने संदीप घोष से नारकोटिक टेस्ट के लिए सहमति देने की बात कही
तो संदीप घोष ने नारकोटिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपराध तो किया ही है। परंतु यदि वह नारकोटिक टेस्ट के लिए हाँ कर देता है तो बदहवासी की स्थिति में कहीं उसके द्वारा खुद ही ना अपने खिलाफ बयान कर दिया जाए, सच को उगल ना दिया जाए। सीबीआई के द्वारा फोन कॉल को महत्वपूर्ण सबूत माना गया है और संदीप घोष व अन्य अभियुक्तों के फोन को सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है और फोन कॉल की जांच की गई है कि उसने किस समय पर किससे क्या क्या बातें की, फोन पर लिखे गए, दूसरी पार्टी को भेजे गए और फिर बाद में मिटा दिए गए की भी सीबीआई ने जांच किया है। एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिलीट किए गए संपूर्ण डेटा को रिकवर कर लिया गया है। सीबीआई ने पाया है कि डॉक्टर बेटी के केस के 1-2 दिन पूर्व संदीप घोष ने बहुत सारे लोगों से बात की है और कई बार बातें की हैं और जिस दिन कांड किया गया उस दिन भी बड़ी संख्या में बातें की गई हैं। कांड के रात तो घटना से ठीक पहले और ठीक बाद बातें की गई हैं। उस समय पर खासकर ताला थाना प्रमुख अभिजीत मंडल, डॉक्टर देवाशीष सोम और सुजाता घोष, आशीष पांडे, संजय राय व कई जूनियर व सीनियर 7 डॉक्टर्स, कई फेमस पॉलिटिशियंस एवं कोलकाता पुलिस कमिश्नर से बातें की गई हैं। यदि अभिजीत मंडल से हुई बातचीत व मैसेज की बात की जाए तो संदीप घोष ने मैसेज लिखकर मृतका के लिए कहा था कि यह लड़की अब हद पार कर चुकी है। कुछ समय पूर्व दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इस सामूहिक केस में कम से कम 4 या इससे अधिक लोग तो जरूर ही शामिल थे। सीबीआई के सारे सबूतों ने यह सिद्ध कर दिया है कि संदीप घोष व इसके गैंग ने सामूहिक रूप से इस वारदात को अंजाम दिया है। ताला थाना प्रमुख अभिजीत मंडल को और अब दोबारा से संदीप घोष को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही संदीप घोष पर सिर्फ 2 मामलों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। एक वित्तीय करप्शन पर, जिसमें पहले ही संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु जब उसकी जमानत हुई पुनः से लेडी डॉक्टर के केस के अभियोग में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कई सहयोगी डॉक्टर्स को भी सीबीआई ने उठा लिया है। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि सीबीआई का इन सभी को गिरफ्तार करने का मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब यही है कि सीबीआई को इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। इन सबूतों में डीएनए रिपोर्ट, गवाहों के बयान व कुछ वीडियोज एवं इनके फोन से प्राप्त डेटा प्रमुख हैं जो सीबीआई ने प्राप्त कर लिए हैं, जिनके बलबूते पर संदीप घोष व उसके सहयोगियों को फांसी दी जा सकती है। दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए कि पिछले दिनों बंगाल के कोलकाता कांड में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने संदीप घोष और कोलकाता पुलिस के अधिकारी अभिजीत मंडल की जमानत की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि यह एक दुर्लभतम मामला है, इसमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है, यानी कि फांसी की सजा हो सकती है। साथ ही सीबीआई ने भी कोर्ट में बेल का विरोध करते हुए कोर्ट से अर्ज किया है कि उसे संदेह है कि आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल इस मामले में शामिल हैं। सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष गवाही देते हुए कहा है कि उसे संदेह है कि इस मामले में रिकॉर्ड में बदलाव किए गए हैं या रिकॉर्ड गलत तरीके से तैयार किया गया है या झूठे बनाए गए हैं। अदालत को बताया गया कि इस मामले में संदीप घोष और ताला थाना प्रभारी यानी कि अभिजीत मंडल की संलिप्तता है। इसके बाद इन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद कोर्ट ने आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और निलंबित पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब दोनों ही लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी हैं। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप ऐसे हैं कि सुनवाई के दौरान उन्हें दुर्लभतम माना जा रहा है और इसमें फांसी की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपियों में एक डॉक्टर है और दूसरा पुलिस अधिकारी है। उनकी सामाजिक स्थिति और प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि इन्हें जमानत दे दिया गया तो सीबीआई के द्वारा संग्रह किए गए सबूतों को ये प्रभावित कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, गवाहों को क्षति पहुंचा सकते हैं
कोर्ट ने आरोपियों की बंद कमरे में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया है। सीबीआई द्वारा किए जा रहे कोलकाता लेडी डॉक्टर केस की जांच पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं और इसको लेकर पूरे देश में गुस्से का माहौल है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है, इस मामले में बार बार किसी न किसी तरीके से बंद कमरे में सुनवाई की मांग क्यों की जा रही है? तो इसका जवाब है कि पश्चिम बंगाल सरकार नहीं चाहती कि इस मामले का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुले, क्योंकि इससे टीएमसी के कई बड़े बड़े नेताओं की भी पोल खुल सकती है। इनके काले कारनामे बाहर आ सकते हैं और इनकी जो काली करतूतें हैं उस पर से पर्दा उठ सकता है, जिसके बाद फिर तो पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी सरकार बचाना भी शायद मुश्किल हो जाए। कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की मांग क्यों की? यहां गौर करने वाली बात यह है कि आरजीकर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की है। तो इस दौरान कपिल सिब्बल ने मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर एतराज जताया है। कपिल सिब्बल ने खुली सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि CGI ने लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया पर चल रही इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनहगारों की तरफ खड़े हो गए हैं। वहीं CGI ने कपिल सिब्बल की आपत्ति को एक सिरे से खारिज कर दिया है। CBI ने कहा, नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। यह जनहित का मामला है, यह ओपन कोर्ट है, सबको पता चलना चाहिए कि इस मामले में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप चैन की सांसें ले सकते हैं। लेडी डॉक्टर केस ने इन दिनों उस दिशा में ही कर्मठ ले लिया है और 80 से 90% तक चांस बन रहे हैं कि संदीप घोष समेत सभी आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएगा उससे हम आपको सतत अवगत कराते रहेंगे। इस केस का नया अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा और हो सके तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।